दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह हर बार यूपीआई एप्लीकेशन ही सिर्फ यूज करते हो, आप कैश लेके चलते ही नहीं, तो मैं देखो मैंने 3 से 4 साल के अंदर जो भी गलतियां करी और जो भी मैंने उससे सीखा वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर बताने वाला हूं। मैं बेसिकली आपको इसमें 5 गलती बताऊंगा जो कि अक्सर लोग करते रहते हैं और भाई वो फिर किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो भाई अगर आप यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हो तो ये 5 गलती भूल के भी मत करना, वरना आप भी किसी मुसीबत में फंस जाओगे। तो फिर चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फिर चलो कार्यक्रम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि देखो यूपीआई जो है वो आपके करंट अकाउंट के साथ भी हो जाता है और आपके सेविंग अकाउंट के साथ लिंक भी हो जाता है। तो आप पेमेंट चाहे अपने करंट अकाउंट से करो चाहे अपने सेविंग अकाउंट से करो, आपके मतलब सामने वाले पर्सन को पेमेंट पहुंच जाती है। लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, मैं पहले क्या करता था अपने सेविंग अकाउंट के थ्रू ही सारी पेमेंट अपनी करता रहता था। और भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूं मेरी एक दिन में कम से कम 5 से 6 यूपीआई पेमेंट हो जाती थी। देखो बैंक ये कहता है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो भाई उसको आप सेविंग की तरह यूज करो, आप उसको करंट अकाउंट की तरह यूज मत करो। अगर आपको बहुत ज्यादा पेमेंट करनी है तो भाई आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवा के उसको यूपीआई के साथ लिंक कर दो और उसके बाद फिर आप अपनी पेमेंट को कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा यूपीआई पेमेंट करते हो तो भाई उस केस के अंदर आपका जो सेविंग अकाउंट है उसको फ्रीज भी किया जा सकता है। और भाई मैं पर्सनली बता रहा हूं मेरे दोस्तों के साथ ही हो भी चुका है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक सेविंग अकाउंट के मल्टीपल यूपीआई आईडीज भी हो सकते हैं। जैसे कि मान के चलते मेरा एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट है तो मैं उसको फोन पे गूगल पे अगर जिसके अंदर भी लिंक करता हूं तो सबकी एक सेपरेट यूपीआई आईडी बन जाती है। अब देखो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, सभी यूपीआई आईडी की 1 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट होती है और एक दिन में आप सबको मिला जुला के 10 यूपीआई से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। देखो जो आपको यहां पे 1 लाख की लिमिट मिलती है ना, ये आपको पूरे यूपीआई के अंदर ही मिलती है। चाहे आप फोन पे से करो, गूगल पे से करो, किसी से भी करो, इवन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू भी अगर आप यूपीआई करते हो तो भी आपको मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए तक की मिलती है। उसके बाद फिर ये लिमिट आपकी 24 घंटे के बाद रिन्यू होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक दिन में जो 10 ट्रांजैक्शन की बात कर रहा था वो भी सभी यूपीआई एप्लीकेशन के ऊपर लागू होता है। चाहे आप यहाँ पे फोन पे से 9 कर लो, गूगल पे से 1 कर लो तो भी आपके 10 काउंट हो जाएंगे, और आप फोन पे से 5, गूगल पे से 5 तो भी आपके 10 काउंट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप अपने ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। आप इसमें एक काम कर सकते हो, इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए आप अपना दूसरा सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और फिर उसको अपने गूगल पे फोन पे के अंदर लिंक करके फिर दूसरे वाले अकाउंट के अंदर भी आपको 1 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट मिल जाती है और उसमें भी आपको 10 यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों मैं तो कहूंगा 10 की 10 यूज मत करना। आप एक दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2 यूपीआई पेमेंट करो। उसके बाद अगर आपकी पेमेंट ज्यादा हो रही है तो उस केस के अंदर आप अपना जो करंट अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हो। उसके बाद लोग दूसरी गलती ये करते हैं कि वो कभी भी अपने यूपीआई एप्लीकेशन का इंस्टॉल मार देते हैं। देखो भाई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आपने एक बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल मार दिया और आप उसको दोबारा से इंस्टॉल करके अपनी यूपीआई आईडी को लिंक करते हो तो यहां पे जो आपको मैक्सिमम लिमिट मिलती है 24 घंटे के लिए वो आपकी सिर्फ 5000 रुपए होती है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मैं इस इश्यू को खुद फेस कर चुका हूं। एक्चुअली हुआ ये था, मेरा फोन बहुत ज्यादा हैंग कर रहा था, मैंने अपना फोन पूरा रीसेट मार दिया। उसके बाद फिर मैंने भाई यूपीआई एप्लीकेशन को दोबारा से रजिस्टर कर लिया। लेकिन अब मेरे ध्यान में मतलब दिमाग में था कि भाई 1 लाख रुपए तक की मैं पेमेंट कर सकता हूं और मैं उसी दिन पहुंच गया कैमरा लेने के लिए अपना, बेसिकली जिस कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है यही, मैंने उसको पेमेंट करा और भाई वहां पे मेरे को मैक्सिमम लिमिट 5000 रुपए की दिखाई उसने। तो दोस्तों यहां पे रूल ये काम करता है कि जैसे ही आपने अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी को भी अनइंस्टॉल मार के दोबारा से उसको इंस्टॉल करके अपना यूपीआई आईडी रजिस्टर करते हो तो उसमें फिर मैक्सिमम लिमिट आपको 24 घंटे के लिए 5000 रुपए की मिलती है सिर्फ। फिर 24 घंटे के बाद आपकी लिमिट को 1 लाख रुपए कर दिया जाता है। ये बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जो कि भाई सही भी है, लेकिन फिर मेरे को उस दिन अपने दोस्त से फिर कह के पेमेंट डलवानी पड़ी थी। तो भाई इस प्रॉब्लम में आप भी ना फंस जाओ, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लोग तीसरी गलती ये करते हैं कि वो एक ही यूपीआई एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। देखो मैं तो सिंपली कहता हूं कि आप 2 से 3 यूपीआई एप्लीकेशन रखो, कभी एक का सर्वर इशू चल रहा हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो और आप कहीं पे पेमेंट कर रहे हो तो भाई आपकी पेमेंट बार बार अगर फेल हो रही हो तो उस केस के अंदर आप फिर दूसरी एप्लीकेशन का यूज करके अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। देखो यार बहुत सारे लोग एक मतलब फोन पे सिर्फ यूज करते रहेंगे और कभी कभी फोन पे के अंदर भी कुछ एरर आ जाता है, तो भाई उस केस के अंदर उनको गूगल पे या फिर पेटीएम के अंदर भी रजिस्टर करके रखना चाहिए। अगर फोन पे के अंदर दिक्कत आ रही है तो ये दोनों एप्लीकेशन का यूज भी कर सकते हैं। अब देखो यहां पे भी बहुत बार ये होता है कि इशू आपके बैंक में भी हो सकता है, तो यहां पे मैं एक और काम करता हूं, मैं अपने 2 अकाउंट लेके चलता हूं। सबसे पहला मेरा प्राइमरी अकाउंट, दूसरा मेरा सेकेंडरी अकाउंट। मैं बेसिकली अपने फोन पे, पेटीएम के अंदर सिर्फ अपना सेकेंडरी अकाउंट ही लिंक करके रखता हूं और इसका भी मैं आपको रीजन बता दूंगा वीडियो के अंदर। लेकिन देखो जब भी मेरे को पेमेंट वगैरह फेलियर का इशू होता है फिर मैं अपना प्राइमरी अकाउंट लिंक करता हूं, मैं उसे पेमेंट कंप्लीट करके मतलब मेरा काम हो जाता है फिर वहां पे। लेकिन बहुत सारे लोग ये करते हैं, एक ही एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट रहेंगे और एक ही बैंक अकाउंट पे डिपेंडेंट रहेंगे, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों में से कभी भी किसी पे भी इशू आ सकता है। आप यहां पे एक बढ़िया काम कर सकते हो कि आप अपने 2 से 3 सेविंग अकाउंट रखो और 2 से 3 यूपीआई एप्लीकेशन रखो और सब में सबको लिंक कर दो। कभी भी अगर कोई फेलियर आता है तो भाई आप अपने दूसरे अकाउंट के थ्रू या फिर दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो मैं जो आपको बता रहा था कि मैं अपने प्राइमरी अकाउंट मतलब इन एप्लीकेशन के अंदर लिंक करके क्यों नहीं रखता। देखो आपने पहले बहुत ज्यादा सुना होगा कि भाई पहले बहुत ज्यादा धांधलीबाजी चलती थी, लोग आपको फोन करते थे, वो एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते थे आपके पास और वो बोलते कि भाई मैंने आपको पेमेंट सेंड कर दिया, आप सिंपली इसको पिन डाल के एक्सेप्ट कर लो। तो यार देखो उस केस के अंदर मान के चलते गलती से भी कोई गलती ना हो, मेरा जो प्राइमरी अकाउंट है अगर वो मतलब इन एप्लीकेशन के अंदर लिंक रहता है और भाई ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी अकाउंट के अंदर पैसा ज्यादा होता है, सेकेंडरी के अंदर मैं पैसा कम रखता हूं, इसलिए मैं सेकेंडरी को इन एप्लीकेशन के अंदर लिंक करके रखता हूं। भाई बाय एनी चांस फोन पे, गूगल पे, पेटीएम अगर मेरा किसी भी प्रकार से इनके साथ कोई कभी भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो भाई उस केस के
अंदर जो मेरे सेकेंडरी अकाउंट के अंदर भाई मान के चलते गलती से मैंने पेमेंट कर भी दी, तो सेकेंडरी अकाउंट के अंदर जो भी मेरे छोटे मोटे अमाउंट रहेंगे सिर्फ वही जाएगा, मेरा प्राइमरी अकाउंट यहाँ पे सेफ रहता है। इसलिए मैं अपने प्राइमरी अकाउंट को कभी भी इन एप्लीकेशन के अंदर लिंक करके नहीं रखता। जब भी मेरे को हैवी पेमेंट करनी होती है तो भाई मैं फिर मतलब उसी अकाउंट के जो उनकी मेन एप्लीकेशन होती है, एग्जांपल के लिए जैसे अगर मेरा एक्सिस है या फिर एसबीआई है, तो एप्लीकेशन के अंदर जाके फिर मैं अपनी पेमेंट को कंप्लीट करता हूं। बाकी मैं छोटी मोटी पेमेंट सेकेंडरी अकाउंट से और अपने यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू कर देता हूं। उसके बाद जो नंबर 4 पे चीज आती है वो भी मिलती जुलती है। आपको कभी भी यूपीआई के ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, क्योंकि भाई ये भी हो सकता है कि अगर आपने 3-4 बैंक अकाउंट भी खुलवा लिए, 3-4 एप्लीकेशन भी है, तो ये भी हो सकता है कि भाई आपका जितना भी सिस्टम है वो सब धरा का धरा रह जाए। क्योंकि आपने रिसेंट में न्यूज सुनी होगी कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर 3 बार यूपीआई सर्वर क्रैश कर गए थे। तो इस केस के अंदर आप चाहो तो थोड़ा बहुत कैश लेके अपना चल सकते हो। 100% आप यूपीआई के ऊपर ही डिपेंडेंट मत रहो। अब दोस्तों मैं आपको 5वीं बड़ी गलती बताने वाला हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो आपका यूपीआई अकाउंट है या फिर जो आपका सेविंग अकाउंट है वो फ्रीज भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, भाई एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, मैं रोड पे जा रहा हूं, मेरे को सामने से पर्सन आके कहता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा इमरजेंसी में फंस चुका हूं, आप मेरे से यूपीआई पेमेंट ले लो और आप मेरे को कैश निकाल के दे दो। तो भाई यहां पे पता है क्या हो सकता है, मान के चलते हैं अगर सामने वाले पर्सन के पास ब्लैक मनी है और वो आपको पैसा भेज देता है और आपने सेविंग अकाउंट से निकाल के अगर उसको कैश दे दिया, तो भाई फिर तो जो उसकी ब्लैक मनी की चेन थी वो आपने तोड़ दी। अब यहां पे सामने वाले पर्सन पे जब भी मतलब इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी तो भाई यहां पे आपको भी पकड़ा जाएगा और आपसे फिर सवाल जवाब किए जाएंगे और भाई इस केस के अंदर फिर आप भी फंस सकते हो। इसीलिए दोस्तों आपको कभी भी किसी अनजान से पैसे नहीं लेने चाहिए। अगर आप पैसे ले भी रहे हो तो भाई आप उसका आधार कार्ड ले सकते हो, फिर उसके बाद अपनी लेन देन कंप्लीट कर सकते हो। भाई टोटली रिस्क आपके ऊपर है, हो सकता है कि वो उसके बाद भी आपको फंसा दे, तो यहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट के अंदर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन आ जाती है, तो भाई उस केस के अंदर भी उनको फंसाया जा सकता है। मान के चलते भाई मैं अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहा हूं, मेरे अकाउंट के अंदर कहीं से 2 रुपए 10 रुपए 5 रुपए ऐसे आ जाते हैं, इवन 1000 रुपए 10,000 भी आ सकते हैं। तो उस केस के अंदर पता है क्या होगा, अब मान के चलते अगर वो ट्रांजैक्शन हमारी अनऑथराइज है या फिर वो 420 वाले पैसे हैं, तो भाई उस केस के अंदर जो सामने वाला पर्सन है वो मेरा अकाउंट को फ्रीज भी करवा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वो एक ट्रांजैक्शन की वजह से आपका जो पूरा बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। और भाई इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूं। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है, आप सिंपली ब्रांच में जाना और भाई ब्रांच में जाने के बाद वहां पे आप प्रूफ वगैरह दिखाना। देखो इससे पहले आप एक काम और कर सकते हो, जैसे आपके पास अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन आती है, अब खुश मत हो जाना यहां पे भाई मेरे पास पैसे आ गए। आप सिंपली अपने कस्टमर केयर को कॉल करके बोलना या फिर ब्रांच में जाकर अपने कॉल करके बोलना कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है इसको मैं नहीं जानता, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन मेरी साइड से ये, तो भाई आप इसको मतलब मार्क करके रख दो। तो ऐसी जब भी सिचुएशन आती है, जैसे कि मान के चलते मैंने मार्क ऑलरेडी करवा दिया और सामने वाले पर्सन ने अगर मेरे अकाउंट के ऊपर होल्ड लगवा दिया, देखो भाई होल्ड लगाया जा सकता है, आप इसको रोक नहीं सकते। अगर वो होल्ड लगा देता है तो भाई मैं बैंक में पहले बोल दूंगा कि भाई मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा था कि जो ट्रांजैक्शन है अनऑथराइज्ड है मेरी साइड से, और फिर उसके बाद हल्की फुल्की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपके अकाउंट से होल्ड हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने ट्रांजैक्शन को नहीं बताते और उसने फिर क्लेम मार दिया, तो भाई यहां पे आपको मतलब तगड़े लेवल की वेरिफिकेशन करवानी पड़ सकती है और भाई आप पूरी तरह से परेशान भी हो सकते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी अनजान व्यक्ति को भी गलती से पैसे भेज देते हैं, हमने नंबर कुछ और डाला, गलती से वो मिस्टेक हो गई, किसी और के पास पैसे चला गया, यूपीआई पेमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम सोचते हैं भाई हमारी मतलब पैसे तो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मैंने आपको भी जस्ट सिनेरियो बताया कि आप किसी के भी बैंक अकाउंट पे होल्ड लगवा सकते हो, तो भाई मान के चलते अब यहां पे तो आपके पैसे बिल्कुल 100% जेन्युइन थे, बस आपने गलती से बाय मिस्टेक उसके पास भेज दिया। तो भाई आप सिंपल अपने बैंक को बोलो कि भाई सामने वाले पर्सन के बैंक पे होल्ड लगाए, फिर आपके बिहाफ पे उसे बैंक बात करेगा और भाई अगर आपकी पेमेंट गलती से चली हो गई हुई तो वो आपके पास रिफंड आ जाता है। लेकिन दोस्तों इस प्रोसेस को आप जितना जल्दी करवाओ उतना आपका फायदा रहेगा। अगर उसने एक बार पैसे विड्रॉ कर लिए फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो भाई उसके अकाउंट के अंदर जीरो ही हो जाएगा। अब बैंक उसको भी फ्रीज करके क्या ही कर लेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको लास्ट एक और पॉइंट बता देता हूं कि अगर आपको हैवी ट्रांजैक्शन करनी है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अगर छोटी मोटी ट्रांजैक्शन करनी है तो मैं यूपीआई वगैरह का और अपने सेकेंडरी अकाउंट का यूज करता हूं। अगर मेरे को हैवी पेमेंट करनी होती है तो फिर उस केस के अंदर मैं अपने प्राइमरी अकाउंट के एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट कंप्लीट करता हूं। और देखो आप अगर 1 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हो तो भाई ऑब्वियस बात है यूपीआई से नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग अपने 1-2 अकाउंट से मिला के कर देते हैं। लेकिन इस केस के अंदर आप ये काम कर सकते हो कि अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर जाके आप आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस इन सभी पेमेंट मेथड का यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो यूपीआई के फेल होने के चांसेस मतलब ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के। अगर आपका यूपीआई के अंदर पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको 24 घंटे के लिए भी वेट करना पड़ सकता है। लेकिन ये सब जो हमारी एनईएफटी वगैरह है इसके अंदर भाई 0 चांस होता है पेमेंट फेल होने का। आप सिंपली उसका अकाउंट नंबर वगैरह लेके डायरेक्टली उसके अंदर पैसा भेज सकते हो। तो दोस्तों यही वो सारे पॉइंट थे जो कि मैंने 3 से 4 साल में सीखा है। बाकी भाई आप एक बार अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना कि भाई अब तक आपने यूपीआई के थ्रू क्या क्या सीखा है और इन यूपीआई एप्लीकेशन को यूज करते वक्त आप किन किन बातों का ध्यान रखते हो, ताकि भाई हमारी ऑडियंस का भी भला हो आपके ज्ञान से। बाकी भाई इतना था आज की इस वीडियो के अंदर। मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।